This conference will now be recorded. अद्य शुक्रवासरः अथवा भृगुवासरः वैशाख शुद्ध द्वादशी दिनांक 13 मे 2022 रसरत्न समुच्चय वैद्य दिलीप गाडगे। शंखं चक्रं जलौकान् चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यांशुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तन् निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धामात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापकोऽभिषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोद्यतः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत्प्रेच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। मेद रक्त से किड़ी या तो मैंने कल जिक्र किया था कि मैं इसके बारे में आज बोलूंगा। तो शुरुआत उसी से करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैं कल बोल रहा था, सीकेडी के बारे में हमारा निदान ज्यादातर पांडु, कुछ हद तक शोध और कुछ हद तक अग्निमांद्य उदर इस प्रकार का होता रहता है। उस हिसाब से दवाइयों में भी चेंज काफी आते हैं और पांडु निदान है, पिंडिकोद्वेष्टन प्रधान लक्षण है, तो शायद ये कौटजाति शिलाजित ये एक अच्छी दवा है या फिर मुस्तदियापन एक अच्छा उपक्रम इस प्रकार का है। लेकिन इसमें अगर मूल रूप से देखा जाए तो मैं समझता हूं कि आधुनिक वैद्य केवल यूरिनरी एपरेटस पर कंसंट्रेट करता है कि किडनीज, यूरेटर, ब्लैडर इस प्रकार से, और फिर किडनीज के ग्लोमेरुलाई वगैरह वगैरह जो बाकी सब फंक्शंस है उसके बारे में सोचते रहते हैं। लेकिन ब्लड जो किडनी में आ रहा है वो कैसा है? वो रॉ मटेरियल है मूत्र या क्रिएटिनिन ये क्लियर करने का, तो वही अच्छा नहीं है। अगर तो कितना भी यूरिनरी एपरेटस अच्छा हो, किडनी अच्छी हो, फिर भी वो उसको अच्छे तरीके से फिल्टर नहीं कर पाएगी और ये किडनी का दोष माना जाएगा, रक्त का दोष नहीं माना जाएगा। तो वास्तव में ऐसा होता है कि अशुद्ध रक्त के कारण किडनी खराब हो जाती है, किडनी फेल होने लगती है और दोष किडनी को दिया जाता है, रक्त को नहीं दिया जाता।
तो एक सीधी बात है कि रक्त कैसे बनता है। तो विशुद्ध रक्त होना जरूरी इस प्रकार का है, वही बल वर्ण सुख आयुष की प्राप्ति कर देता है। और वो जो बात चलती है वो देश कालोकसात्म्यानां विद्यते संप्रकाशितः। देश काल और औकसात्म्य विधि जो बताया गया है वो अगर अच्छी ढंग से हो रहा हो तो फिर रक्त विशुद्ध इस प्रकार का बनेगा। तो हमें लाइफस्टाइल से जुड़ना है। पहली चीज जो है वो लाइफस्टाइल से जुड़ना है। तो रोगी कितने बजे उठता है, कितने बजे सोता है, दिन भर में क्या खाता पीता है, वगैरह वगैरह सभी बातें हमारे लिए महत्वपूर्ण इस प्रकार की रहेगा। साइकोलॉजिकल स्टेटस कैसा है ये भी महत्वपूर्ण रहेगा। तो उसको पहले सुधारना आरंभ करो। अग्नि मंद है तो अग्नि सुधारो। लंदन पाचन की आवश्यकता है तो वो शुरू में करो इस प्रकार से। तो इससे धीरे धीरे ये रक्त विशुद्ध इस प्रकार का होने लगेगा और फिर उसके जरिए किडनी फंक्शन दूर हो जाना, कम हो जाना, ये जो आपत्ति है वो तो कम से कम टल जाएगी इस प्रकार से। अब ऐसा है कि एक विशेष सर्कल जैसा सेट हो जाता है कि रक्त अशुद्ध है इसीलिए किडनी खराब होती है, किडनी खराब होती है इसलिए रक्त अशुद्ध ज्यादा, रक्त की अशुद्धि ज्यादा बढ़ती जाती है। क्योंकि जो मलरूप भाव उसे बाहर फेंकने हैं वो फेंक नहीं रहा इस प्रकार से। तो रक्त की अशुद्धि और बढ़ती जाती है इस प्रकार से। तो एक तो हमें रक्त शुद्ध की प्रक्रिया शुरू करनी है, ये एक बात इस प्रकार की रहेगी। अब नेचुरली हमारे यहाँ तो किडनी का और ब्लैडर का कोई संबंध ही नहीं है। यूरिनरी apparatus की कोई बात नहीं की गई। पक्वाशय गतास्तोत्रम नाड्यो मूत्र वहां सोया, इस प्रकार से पक्वाशय से ही सीधे ब्लैडर में मूत्र निर्माण हो के आ जाता है। और वो तो सारा किट्ट विभाजन होने के बाद आहार के किट्ट भाग से जो द्रव भाग है उसके जरिए मूत्र बनता है, इस प्रकार की बात कही गई है। तो अगर मान लेते हैं कि ये अच्छी तरीके से पचन नहीं हुआ क्योंकि जीवन शैली अच्छी नहीं है, खाने पीने का कुछ ठिकाना नहीं है, वगैरह वगैरह, तो ये सारा किट्ट विभाजन अच्छा होना और उसमें किट्ट से मूत्र मल की निर्मित होकर वो निकल जाना, ये बात होनी चाहिए थी लेकिन नहीं हुई। और उसमें से कुछ अंश सार भाग में समाविष्ट हो गए और उसके ऊपर रसधात्वग्नि, रक्तधात्वग्नि, मांसधात्वग्नि, मेदोधात्वग्नि इनकी प्रक्रिया चलती रही। अब ये एक दूसरा मौका होता है जब तक भी ये मेदो धातु तक पहुंचता है। तो जो एक शरीर जो क्लेद इस प्रकार का है जिसको बाहर निकाल देना ये मूत्र का काम है। मूत्र से क्लेद वाहनम। और स्वेद का कार्य है स्वेद क्लेद विधृति इस प्रकार से। तो ये दोनों करने वाला मेदो धातु इस प्रकार का है। उसका मूल स्थान वृक्को मूलम वपावहनंच, इस प्रकार का मेदो से उसका मूल स्थान है। और आधुनिक दृष्टि से उसका सीधा संबंध ब्लैडर से इस प्रकार का है। अब जब प्रमेह की संप्राप्ति होती है क्लेद इस प्रकार का बढ़ता है, बहु अबद्ध मांसमेद इस प्रकार की परिस्थिति हो जाती है। तो ये बहु अबद्ध मांसमेद और ये क्लेद इस प्रकार से प्रमेह को निर्माण करते हैं। और इस क्लेद को बाहर निकालना जरूरी इस प्रकार का है। तो शरीर मेदोह स्रोतस और उसके जरिए बस्ती तक पहुंचता है। तो वहां पे दोषों को लेकर और क्लेद को लेकर ये सब मूत्र बस्ती में आने लगता है और प्रभुताविल मूत्रता इसका प्रधान लक्षण इस प्रकार का है। तो एक शरीर का तरीका है कि जो अतिरिक्त क्लेद इस प्रकार में शरीर प्रकार से शरीर में बन रहा है उसको बाहर फेंके कैसे। तो मेदो धातु तक अगर ये बात रही है
कि वहां तक ये बाहर नहीं निकल रहा इस प्रकार से, और धातुओं में परिवर्तित होकर मेदो धातु तक आ गया है, तो प्रमेह को निर्माण करके शरीर को बाहर, क्लेद को बाहर फेंका जा सकता है। अगर ये भी बात नहीं हुई, यहाँ पे भी ये रुका नहीं और आगे चलता रहा, अस्थि मज्जा शुक्र इस प्रकार से, तो मज्जा में ही, शुक्र में ही, ओजो में ही इस प्रकार के बताए गए हैं, जिसके जरिए ये आगे वाला जो स्नेह है वो, या क्लेद है, वो मूत्र में आकर उसको बाहर फेंका जाता है लेकिन ये असाध्य बताए गए हैं। इस प्रकार से वसा में ये तो मांस से जुड़ा इस प्रकार का है थोड़ा सा, लेकिन शुक्र में है, मज्जा में है, ओजो में है, ये सभी गंभीर अवस्थाओं को सूचित करने वाले इस प्रकार के हैं, क्योंकि ये तो अब और भी आगे धातु हो गए, मेदो धातु के भी काफी आगे इस प्रकार से चल गए और वहां तक ये अजीर्ण की संप्राप्ति, ये पचन भली भांति न होना, ये संप्राप्ति चल रही है, तो फिर भी शरीर उसको बाहर निकालने का प्रयास करता है, लेकिन वातज होने के कारण ये असाध्य इस प्रकार के बताए गए हैं। समक्रियत्वात् विषमक्रियत्वात् महात्ययत्वात् च यथा कर्मन्ते, तो वात के बारे में विषमक्रियत्व और महात्ययत्व ये दोनों हेतु बताए गए हैं। प्रमेय तुल्य दुष्यता, अगर हम कफ से संबद्ध प्रमेय है 10 प्रमेय, तो फिर भी थोड़े आसान है, क्योंकि कफ की चिकित्सा और प्रमेह की चिकित्सा एक ही रहेगी, तुल्य दुष्यता होने के कारण, लंघन, व्यायाम, पाचन वगैरह वगैरह इस प्रकार। पित्त में आते हैं तो कृच्छ्र साध्य हो जाते हैं और वातज असाध्य इस प्रकार से बताए जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि रोग का निर्माण होना, लक्षणों का निर्माण होना, ये एक शरीर की स्वाभाविक प्रक्रिया है स्वास्थ्य बनाने की, जो यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिखी जाती है। जो बुखार आ गया, ज्वर आ गया, तो जो दोष रसवह श्रोतानुग इस प्रकार, स्वतनुग इस प्रकार के है, वो अग्नि को बाहर निकल लेकर चले जाते हैं और पूरे शरीर को तप्त कर देते हैं। हाँ। तो एक प्रयास है पाचन करने का, और ऐसी अवस्था में लंघन करेंगे तो दोषों का पाचन होता रहेगा। साम दोष से पहले निराम दोष है, फिर निराम दोष से दोषों का पाचन आगे बढ़कर वो साम्यावस्था प्राप्त होगी, और फिर स्वास्थ्य निर्माण होगा। तो बुखार आना इस प्रकार से एक स्वाभाविक प्रक्रिया है शरीर की, जो शरीर में दोष उत्पन्न, जो दोष वैषम्य है उसको ठीक करने के लिए की गई है। हमें उसे ठुकराना नहीं है, जबरदस्ती करके ज्वर उतारना नहीं चाहिए, क्रोसिन वगैरह देकर इस प्रकार। दोषों का पचन होने दो, बुखार अपने आप उतर जाएगा। उसके लिए जो कालावधि देना है, जिस प्रकार का लंघन करना है, वो सभी करना है। उसी प्रकार से जब डायबिटीज या हाइपरटेंशन के जरिए जब किडनी फेलियर होता है, तो मूल रूप से सुधार तो हमें इसमें लाना जरूरी है कि जीवन शैली में सुधार लाना जरूरी है, खाने पीने में सुधार लाना जरूरी है, पानी कम से कम पीना है, ये बात बताना जरूरी है। और फिर धीरे धीरे जाठराग्नि से लेकर कार्य सुधरता जाएगा, और जैसे ये कार्य सुधरता जाएगा वैसे रक्त शुद्ध होगा। रक्त शुद्ध होगा तो किडनी का खराब होना कम होता जाएगा, और किडनी फिर से फंक्शन करने लगेगी, रिजुवेनेट इस प्रकार की हो जाएगी, और पूरी तरीके से रिवर्ट कर सकेंगे। किडनी फेलियर रिवर्ट हो गया इस प्रकार की स्थिति हो सकेगी। ये काफी टाइम लेने वाली इस प्रकार की बात है, और बीच में अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है, थोड़ा परहेज में
बदलाव आता है तो फिर से थोड़े बढ़ते हैं, फिर से कम होते हैं, इस प्रकार का सिलसिला चलता रहता है। अभी लोग तो इन्वेस्टिगेशन माइंडेड है, तो अगर आपका क्रिएटिनिन 6.2 था और वो 6.8 हो गया तो वो घबरा जाते हैं, नहीं नहीं ये ट्रीटमेंट काम नहीं कर रही है और तुरंत हमें कुछ करना चाहिए वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो इस मानसिक दुर्बलता के कारण भी दिक्कतें बढ़ती है और फिर उसके जरिए नुकसान होता है, ये एक अलग इस प्रकार की बात रहेगी। तो ये आम क्लेद पानी का ज्यादा होना वगैरह वगैरह और मानसिक कारणों के कारण पचन भली भांति न होना, इस सभी के बारे में सोचना चाहिए और हमें मूल रूप से सीकेडी की चिकित्सा करनी चाहिए। अभी नेरोक स्ट्रीट से कल फोन आया था, वो 17 तारीख को वो हाइपरटेंशन डे बना रहे हैं इस प्रकार से, और बहुत सारे वैद्यों से हाइपरटेंशन के बारे में सवाल पूछ के उनके रिकॉर्डेड जवाब 2-3 मिनट में प्रस्तुत करना चाहते हैं पूरे दिन भर इस प्रकार से। तो हाइपरटेंशन वैसे भी समझने में मुश्किल है हमारे दृष्टि से, और ये एलोपैथी की ड्रग्स जैसे तुरंत उसको कम कर देती है, उस प्रकार से हमारा कार्य तो नहीं होता। धीरे धीरे सब सुधरता इस प्रकार का जाएगा, लेकिन अचानक कुछ होगा ऐसा नहीं है। कल एक ठाणे में अनूप देव करके है, डेंटिस्ट है वास्तव में, लेकिन उनको हाइपरटेंशन की शिकायत हुई और एलोपैथी में काफी दवाइयां चली, कुछ फायदा नहीं हो रहा था। फिर उन्होंने योगोपचार आरंभ किया और खास करके मेडिटेशन आरंभ किया, और मेडिटेशन से धीरे धीरे उनका हाइपरटेंशन खत्म हो गया, सभी दवाइयां बंद हो गई प्रकार। तो ये बात भी बहुत अहम इस प्रकार की है। अब उनका कहना है कि ये बाद में इस ऑरा स्कैनिंग में चले गए, अभी वही मेनली चलाते हैं इस प्रकार से। और एक बायोफील्ड होता है और कैमरा उसको कैच करता है, लेकिन हम उसको देख नहीं पाते सॉफ्टवेयर के बिना। एक छाया और प्रभा, भाव प्रकृष्टा प्रकाशते, प्रभा जो है वो दूर से भी हमें दिखाई देती है, जैसे संत या फिर मंदिर वगैरह, इसमें प्रभा इस प्रकार की दिखाई दी जाती है। और वर्णमाक्रामति छाया, ये रिष्ट लक्षण में बताया गया है एक्चुअली। वो छाया जो है वो वर्ण पर आक्रमण करती है, और नाभसी निर्मला छाया, केवल आकाशीय छाया जो है वो निर्मल है, बाकी सभी छायाएं हैं वो अशुभ उदय उदय इस प्रकार की बताई गई है। तो उनका कहना था कि उन्होंने इसका इंटरप्रिटेशन, जो पिक्चर आता है इसमें से सॉफ्टवेयर के जरिए, वो पंचकोशों के और षट चक्रों के आधार पर किया है, और फिर उसके मुताबिक वो उपाय सुझाते हैं। ये उपाय एलोपैथी के छोड़कर कुछ भी हो सकता है, आयुर्वेद, होम्योपैथी, रेकी, प्राणिक हीलिंग, एक्यूप्रेशर सभी, या फिर दैव उपाश्रय चिकित्सा, सभी प्रकार के उपाय इसमें होते हैं, ऐसा है। तो मैं इसकी तरफ आकृष्ट हो गया था कि एक ऑब्जेक्टिव पैरामीटर अगर हमें मिले तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। और मैंने कहा कि वात पित्त कफ, ये 3 दोष, 7 धातु, मल, इनके बारे में अगर हमें स्कैनिंग से कुछ जानकारी मिलती है और ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स मिल जाते हैं,
पक्वाशय कटी शक्ति श्रोत्रास्ति स्पर्शनेन्द्रियम ये वात के स्थान है, तो उन स्थानों में स्कैनिंग करके हमें कुछ पता चलता है कि ये पिक्चर बराबर नहीं है और वात की दुष्टि है इस प्रकार से। तो शायद हमारे लिए एक ऑब्जेक्टिव पैरामीटर मिल जाएगा, वात दुष्ट है कहने के लिए, पित्त दुष्ट है कहने के लिए, कफ दुष्ट है कहने के लिए, या ये धातु अच्छा नहीं है कहने के लिए, या विशिष्ट अवयव अच्छा नहीं है ये कहने के लिए। तो फिर बाद में उसकी टैली होनी चाहिए, जो हमारा केस पेपर है उसके आधार पर जो हमने भी कुछ निदान किया हो, ये दुष्ट है, वात दुष्ट है, ये रक्त दुष्ट है वगैरह वगैरह जो भी है वो, और ये इमेजिंग टैली होने चाहिए। तो शायद केवल ऑरा स्कैनिंग के जरिए भी हम ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स पर ये दृष्टि है इस प्रकार से कुछ बता सकेंगे। तो कल काफी चर्चा, मैं एक बार ठाणे में जाकर वो देख के आया था, फिर वहां पे भी चर्चा हुई थी। कल दूसरी बार चर्चा मेरे घर पे हुई, और हम सोच रहे हैं कि पुणे में एक सेंटर खुलवाएंगे इस प्रकार का ऑरा स्कैनिंग का। और बहुत सारे जो मरीज है कैंसर वगैरह के, उनके बारे में सस्ते में पहले करवाएंगे हमारे पेशेंट्स के लिए, और बाकी बाहर के पेशेंट्स के लिए जो रेगुलर चार्ज 3,500 होता है उसका, उसके जरिए करेंगे। तो हमारे पास डेटा कलेक्शन होगा, और ये आसान नहीं है बिल्कुल, क्योंकि इसमें काफी मेहनत करनी पड़ेगी पैरामीटर सेट करने के लिए। लेकिन उनका कहना है अगर 100 भी लोग आप लेते हैं तो भी पैरामीटर सेट होने लगेंगे इस प्रकार से, 100 लोगों का स्कैन हो जाएगा तो भी। तो ये टैली होना है हमारे केस पेपर से, हमारे निदान से, और फिर हम आयुर्वेद की दृष्टि से उसको देखें। मैं ये भी सोच रहा हूँ कि ये कोश जो है, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश वगैरह वगैरह, उनके बारे में भी हम इसके जरिए अगर कुछ जानकारी हासिल करते हैं, और उनके आधार पर हमारा कुछ निदान बनता है कि अन्नमय कोश की विकृति है, प्राणमय कोश की विकृति है, मनोमय कोश की विकृति है वगैरह वगैरह, और फिर उसके लिए इस प्रकार का योगोपचार करना है या इस प्रकार का परहेज करना है। अन्नमय कोश के बारे में तो हम लाइफस्टाइल के बारे में वो तो सोच सकते हैं, मनोमय कोश के बारे में, रजस्तम के बारे में सोचना पड़ेगा, और फिर उसको योग के जरिए कैसे उसके ऊपर काबू पाएंगे इसके बारे में सोचना पड़ेगा। तो अभी ये पांडु पंक शोषण रस, ये जो बताया गया है, ये क्लेद को कम करने वाला और उसको सुखा देने वाला इस प्रकार का है। बेहतर ऑप्शन ये है कि अगर शरीर में इस प्रकार का क्लेद बढ़ गया है तो मूत्र के जरिए उसको निकाल दे। क्रिएटिनिन क्लियरेंस इस प्रकार से अगर अच्छा बनेगा तो सीकेडी में सुधार आएगा, या फिर नेफ्रोटिक सिंड्रोम में सुधार इस प्रकार से आएगा। तो ये पंक शोषण इसके हिसाब से ये थोड़ा आसान है। शोफ पांडु घन पंक शोषण, शोफ पांडु घन पंक शोषण इस प्रकार का ये पांडु पंक शोषण रस पांडु रोग में आया है। तो शायद ये इसके बारे में सोचेंगे। अथ पांडु हारी हरितकी, कोरंटो भृंगराजश्च शतावरी पुनर्नवो एते सप्तफलाग्राह्या प्रत्येकं सूक्ष्मचूर्णिताः एतत्क्वाथे पचेत् सम्यक् हरितक्या शतत्रयं षष्ट्याधिक ततः शुष्कं गव्यदुग्धेन पाचे शोषयित्वा शनैर्भृत्वा वटिकाभिः प्रपूरयेत् रसस्य विपलं त्रिफलं दत्त्वा गन्धके त्रिफलात्मके पक्त्वाथ पातयेत् पत्रे चूर्णयित्वा ततः पुनः गुडुचि सत्वमादाय शुष्कं सत्वं पलाष्टकम्
चूर्णयित्वा ततः सर्वं मधुना गुटिकाः किरेत् तास्तु सूत्रे समाबद्धाः मधुभाण्डे विनिक्षिपेत् एकैकां भक्षयन् नित्यं शुष्कपाण्डु विनाशिनी पंचकोश ही ही आकलनासाठी दिलेली व्यवस्था असावी. प्रत्यक्षात असे कोश असते तर शारीर स्थानात नक्की उल्लेख आला असता. वैसे ऐसा है कि पंचकोश के बारे में साक्षात योग में भी ज्यादा निर्देश नहीं है, आयुर्वेद में भी नहीं है. ये निर्देश आता है उपनिषद में, तैत्तिरीय उपनिषद में. वेदों के आधार पर इस प्रकार कहा. अन्नम ब्रह्मेति वेदानाम, ऐसी शुरुआत है. और ब्रह्म क्या है इसके बारे में खोज है और इसके बारे में पंचकोशों का विचार है. अब ये कोश कैसे है कि एक दूसरे के व्यापक है, इस प्रकार की कुछ स्थिति है क्या? क्योंकि अन्नमय कोश पूरे शरीर को व्याप्त इस प्रकार का है. मनोमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश वगैरह वगैरह जो बताए गए हैं, वो मैंने इंटर साइंस में सेट थ्योरी ये एक बात सीखी थी. तुम्हें भी 12वीं कक्षा में होगा कि इस प्रकार से अलग अलग सेट्स होते हैं, उनका इंटरसेक्शंस भी रहते हैं, उसमें व्यापक भाव भी रहता है, इस प्रकार से है. तो ये स्थिति कैसी है इसके बारे में ज्यादा बहस नहीं है कि विभिन्न कोश जो है वो एक दूसरे को कुछ हद तक व्याप्त करते हैं, नहीं करते हैं वगैरह वगैरह, इस प्रकार से ये बातें हो सकती है. लेकिन दुष्टि किसमें है? डॉक्टर हर नागेंद्र गुरुजी and Dr. Nagaratna from Bangalore has established Panchakosha model for disease manifestation is व्यास एजुकेशन. या ये सही है. तो इस व्यास का इसके बारे में अच्छा काम है, तो वो देखने की कोशिश करेंगे. पंचकोश और वैद्य सुविनय दामले यांचे सुंदर व्याख्यान आहे, ग्रुपवर पोस्ट करू का? येस, करो. तो आयुर्वेदीय शारीर में उसके बारे में वर्णन नहीं है, ये बात सही है. और वैसे योग में भी साक्षात नहीं है. अभी षट चक्र और पंचकोश ये संबंध उन्होंने कैसे लगाया, ये मैंने पूछने की कोशिश की, तो वो बोले नहीं, मुझे ऐसा नहीं बता सकता मैं किस प्रकार से मैंने संबंध लगाया उसका. और चक्र यानी कि प्लेक्सस है क्या ये भी पूछा, तो बोले नहीं, चक्र यानी कि प्लेक्सस नहीं है. लेकिन मूलाधार चक्र कहेंगे तो गुदा संबंधी जो पार्ट है उसका ऑरा स्कैन में किस प्रकार से दिखता है, क्या कलर दिखते हैं, उसके आधार पर उसके बारे में कुछ कहा जा सकता है. तो मुझे नाभि चक्र जो है उसके बारे में ज्यादा बहस होना जरूरी है, क्योंकि उसमें से वातजुष्ट वहन करने वाले 175, पित्तजुष्ट वहन करने वाले 175, कफजुष्ट करने वाले 175 और शुद्ध रक्त वहन करने वाले 175, इस प्रकार की नाड़ियां बताई गई है सिरा. और दोष उन्हीं के द्वारा शरीर में जाते हैं और स्वास्थ्य का भी कार्य करते हैं और रोग का निर्माण का भी कार्य करते हैं. रोग प्रशमन के लिए ये भी यही रूट इस प्रकार का है. तो अगर हम नाभि चक्र के ऊपर कंसंट्रेट करेंगे ऑरा स्कैन के जरिए और कोशिश करेंगे देखने की कि हम इस प्रकार से वातजुष्ट, पित्तजुष्ट, कफजुष्ट और शुद्ध रक्त वहन करने वाली सिराओं के बारे में कुछ जानकारी पा सकते हैं क्या.
ऑब्जेक्टिव, और वो उससे मिलती जुलती चाहिए। हम जो हिस्ट्री लेंगे उससे मिलती जुलती चाहिए। तो ये थोड़े अलग अलग भाव है। पंचकोश ये एक अलग संकल्पना है जो उपनिषदों से आती है। षटचक्र योग में हम देख सकते हैं इस प्रकार से, और सिरा वगैरह का वर्णन आयुर्वेद में है, नाभि चक्र का वर्णन आयुर्वेद में है। और प्राणवह स्रोतस के बारे में हमारे यहाँ ज्यादा जिक्र नहीं है, लेकिन योग में हम देख सकते हैं वो प्रक्रिया, अंत कुंभक बहि कुंभक वगैरह इस प्रकार से। इन सभी के जरिए अगर हम स्वास्थ्य या रोग के बारे में सोच सकेंगे और ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स रहेंगे, तो उसको इंटरनेशनली एस्टेब्लिश करने में सहायता होगी। अभी मैं एक सोच रहा हूँ, प्राण, उदक और अन्न व स्रोतस, इन तीनों का सभी शरीर से, सभी शरीर व्यापार से संबंध आधुनिक पद्धति से एस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें डिनाई करने की कोई बात नहीं है। खाने पीने के बारे में भी एलोपैथी सोचती नहीं है, तो बाकी वायु के बारे में क्या सोचेगी? तो फिर स्वास्थ्य या रोग, इन सभी के लिए ये सभी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही मेन एंट्री पॉइंट्स है। अभ्यंग भी एक एंट्री पॉइंट है, लेकिन अभ्यंग करने वाले लोग कितने हैं? अभ्यंग का महत्व जानने वाले कितने लोग हैं? तो पूरे समाज की दृष्टि से देखा जाए तो अगर प्राण, उदक, अन्न, इन स्रोतों पर हम जिक्र करेंगे, और किसी न किसी तरीके से ये नाभि चक्र और फिर चाहे अन्य चक्र इस प्रकार से, और कोश, इनके बारे में ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स को सेट कर सकेंगे, तो कुछ बात इस प्रकार की बनती है। और फिर ये सब्जेक्टिविटी इसमें काफी कम हो जाएगी। अभी परिस्थिति ऐसी है, हर एक वैद्य की अपनी अपनी खासियत है, उसका अपना अपना अनुभव, उसके अपने अपने अध्ययन है इस प्रकार से। उसके मुताबिक वो कुछ निदान करता है, चिकित्सा देता है, लेकिन उसके छात्रों में भी ये सब उतरेगा ये नहीं बता सकते, क्योंकि छात्रों का अध्ययन कितना होगा, उतनी समझ कितनी होंगी, उसके आधार पर वो पूरी तरीके से अपने गुरु को फॉलो कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे, ये अलग अलग। हाँ, 72,000 आहेत, लेकिन पहले हम 700 का तो पहले करे। 175, 175 है, 700 बनते हैं, 72,000 नाड़े के बारे में तो सोचना काफी मुश्किल इस प्रकार का है। और वो ज्यादातर प्राणवह स्रोत से संबद्ध इस प्रकार की रहेगी। तो आयुर्वेद को एज ए साइंस एस्टेब्लिश करना पूरे विश्व भर में एक हमारा उद्दिष्ट है, और उसके दो तरीके हैं। एक, वैद्यों की, अच्छे वैद्यों की संख्या बढ़नी चाहिए पूरे विश्व भर में, तो अपने आप आयुर्वेद उभर आएगा साइंस के जरिए। लोगों को समझाने की कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, लोगों को रिजल्ट्स मिलेंगे तो लोग मानने लगेंगे, बस बाकी कुछ नहीं। लेकिन ये भी टाइम टेकिंग प्रोसेस है। और दूसरी चीज है, आज की जो साइंटिफिक कम्युनिटी है, जो मॉडर्न साइंसेस को देखती है, उनको उनकी परिभाषा में आयुर्वेद सिखाना,
जिस परिभाषा को वो समझते हैं उन परिभाषा में आयुर्वेद सिखाना, तो ये काफी डिफिकल्ट मामला है। और फिर वो आयुर्वेद रहेगा नहीं रहेगा ये एक अलग बात है। उनको सिखाने के लिए हम ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स को सिलेक्ट करेंगे और वो एलोपैथी मान्य इस प्रकार के ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स अगर रहेंगे तो फिर हम आयुर्वेद भूलने लगेंगे। तो ऐसी स्थिति में जो अलग पैरामीटर्स हो जिसके बारे में एलोपैथी में भी सोचा नहीं है, अभी इमेजिंग टेक्निक ये एक अलग बात हो गई। एक्सरे आ गए, सोनोग्राफी आ गई, एमआरआई, कैट स्कैन वगैरह ये सब आ गए। तो एक्सरे में एक्सरे का प्रयोग है जो पेनिट्रेट कर सकते हैं, अस्थि को दिखा सकते हैं। सोनोग्राफी में साउंड वेव्स का प्रयोग है और वो सॉफ्ट टिश्यू को बता सकते हैं। सीटी स्कैन, एमआरआई, पेट स्कैन ये सूक्ष्माति सूक्ष्म भावों को व्यक्त करते रहते हैं। इमेजिंग टेक्निक ही है सभी इस प्रकार से। फिर स्कोपीज आ गई है काफी इस प्रकार से। लेकिन इसमें महत्व जो है वो उस टेक्निक का महत्व है। इसमें वो बताते हैं कि फोटोग्राफी सामान्य है, फोटोग्राफी में कुछ कौशल्य नहीं है। हमारा कैमरा भी उस प्रकार के फोटो निकालता है लेकिन हम देख नहीं पाते हैं क्योंकि हमारी विजन की क्षमता उस प्रकार की नहीं है जो हम सॉफ्टवेयर के जरिए उसको दे देते हैं विजन की क्षमता। और फिर सॉफ्टवेयर जिस प्रकार से तुम इंटरप्रिटेशन करोगे उस प्रकार से इंटरप्रिटेशन करेगा। तुम उसको जिस प्रकार का ट्रेनिंग सॉफ्टवेयर में दोगे उस प्रकार से इंटरप्रिटेशन आएगा। तो ये पूरा हमारे हाथ में है। इसमें भूल भी हो सकती है, इसमें अच्छा भी हो सकता है। गांधी के गांवों में कई जगह पेट के सामान्य रोगों का संबंध नाभि खिसकने डिगने में माना जाता है और उसकी चिकित्सा में थोड़ा लाभ भी देखा गया है। इसके कई तरीके प्रचलन में हैं, जैसे नाभि पर दीपक रखकर उसके ऊपर लोटा गिलास रखकर वैक्यूम बनाकर नाभि ठीक करते हैं और पैरों के अंगूठों में धागा बांधकर भी सेट करते हैं। इस तरह का वर्णन आयुर्वेद शाखा में कहीं पर मिलता है क्या सर? पेट पर तेल लगाकर बांधने का भी प्रचलन है। डायरेक्ट तो कुछ नहीं है इस प्रकार का। वृद्धि रोग हर्निया में इस प्रकार कर अंगूठे पर कुछ कर्म करने के बारे में बताया गया है। लेकिन साक्षात इस प्रकार से जो घटी यंत्र के बारे में बात हुई है ग्रंथों में, गुल्म के बारे में घटी यंत्र बताया गया है, वैक्यूम क्रिएट करना। लेकिन जिसको अभी वाट सरकने इस प्रकार से कहा जाता है कि वायु की गति द्विगुण इस प्रकार की वजह से विकृत हो जाती है और उसको ठिकाने पर लाने के लिए इस प्रकार के घटी यंत्र का प्रयोग किया जाता है, वो साक्षात प्रचलन में नहीं है। लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि विभिन्न तरीके हैं, ये सभी शक्तियों का ही खेल है। सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि शक्ति के बगैर कोई भी क्रिया नहीं। चरकस्त्वाहर वीर्यं तद्येनया क्रियते क्या नावीर्यं कुरुते किंचित सर्वावीर्य कृता ही। सभी जो क्रियाएं है, चाहे प्राकृतिक क्रिया है ये हो या फिर वैकृतिक इस प्रकार की रोग निर्माण करने की, रोग बढ़ाने की क्रिया ये हो, सभी शक्ति से ही जुड़ी है, उसमें कोई संदेह की बात नहीं है। शक्ति के विभिन्न रूप है जो हमें इस प्रकार से मालूम है कि धूप में एक शक्ति है, चांद में एक शक्ति है। चांद में शक्ति है ऐसा हम मानते हैं, एलोपैथी वाले या मॉडर्न साइंटिस्ट नहीं मानते हैं। शीत शक्ति होती है इस प्रकार से। और ये सभी नक्षत्र ग्रहगण का भ्रमण जो हो रहा है उसमें वायु की शक्ति है।
वो भी एक बहुत अहम शक्ति इस प्रकार की है। इस तरह की समस्याओं में वायगोळा गुल्म शब्द प्रचलन में है गाँवों में। ये वायुगोला है तो ठीक है, वायु का संबंध वातज गुल्म है इस प्रकार से, लेकिन सिर्फ वायु से बनता नहीं है, कफ पित्त से भी गुल्म बनते हैं, ऐसा है। रक्त गुल्म भी होता है। तो सभी में एक घटी यंत्र का प्रयोग तो नहीं है। रेगुलर चिकित्सा है। गुल्म की चिकित्सा बताई गई है। मरीज कम रहते हैं लेकिन आते हैं, इस प्रकार की बात नहीं है कि इस प्रकार के गुल्म के मरीज नहीं होते हैं, तो होते हैं इस प्रकार से। तो मैं कह रहा था कि विभिन्न विभिन्न तरीके की शक्तियां होती है। हमारे हिसाब में वात पित्त और कफ ये रिप्रेजेंटेटिव है सृष्टि के वात के, सृष्टि के सूर्य के और सृष्टि के चंद्र के। ये तो सुश्रुताचार्य ने विसर्गादान विक्षेपे सोम सूर्या निलाया था, धारयन्ति जगद्दहम कपस्था निला था, स्पष्ट रूप से श्लोक में लिख दिया। बाकी के बारे में जैसे कि चुंबक की शक्ति है, मैग्नेट थेरेपी इस प्रकार की है। तो कांतलोह भस्म के बारे में हमारे यहाँ रसशास्त्र में बात होगी। और ये कांत लोह एक शल्य निर्हरण में काम में आता है, उपकरण के रूप में इस प्रकार से बताया गया है। लेकिन अभी जो मैग्नेटोथेरेपी है वो साउथ पोल नॉर्थ पोल कहाँ पे कैसे इस्तेमाल करना है, ये उसका एक साइंस बन गया इस प्रकार से। और मैग्नेटिक फील्ड में बाधा होने के कारण या उसमें दृष्टि होने के कारण रोग निर्माण होते हैं, और उसको ठीक करते हैं तो रोग ठीक होते हैं, ऐसी उसे उनका कहना है। एक अलग चिकित्सा आ गई। रेखी एक अलग चिकित्सा है, प्राणी हीलिंग एक अलग चिकित्सा है, ओजोन थेरेपी है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ यह है, और योग भी है इस सभी के बावजूद इस प्रकार से। तो सभी शक्तियों का ही खेल है, और आयुर्वेद की ये ताकत है कि सभी शक्तियों को उसमें समाया जा सकता है। उसके कुछ ना कुछ इस प्रकार के रेफरेंसेस ढूंढ सकते हैं, और उसके आधार पर कुछ चिकित्सा के बारे में सोच सकते हैं। रिफ्लेक्सोलॉजी है, या फिर ये एक्यूप्रेशर है। एक्यूपंक्चर तो चाइनीज है, मेरिडियंस है उसके हिसाब से। काफी इसमें ऑरा स्कैन में मेरिडियंस के आधार पर सॉफ्टवेयर बनी है, ऐसा भी है। तो इंटरप्रिटेशन कैसे करेंगे, उसके आधार पर हमारा निदान अलग होगा, हमारी चिकित्सा अलग इस प्रकार की होगी। तो टेक्नोलॉजी का ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स के लिए प्रयोग करना है, और उसके आधार पर हमें ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स डेवलप करने हैं आयुर्वेद के हिसाब से। तो एक बड़ा कार्य है, कठिन है, आसान नहीं है। फिर भी एक तरीका हो सकता है आयुर्वेद को एस्टेब्लिश करने में, ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स के आधार पर पूरे विश्व भर में। तो धीरे धीरे इस प्रकार से अगर हम करते रहेंगे तो हम लोगों तक, जो आज की साइंटिफिक कम्युनिटी है, उनके तक पहुंच सकते हैं। ये एक थोड़ी सी बात रहेगी। कोरंटो, हाँ। एकैकं भक्षे नित्यं शुष्क पांडु विनाशिनी। ये शुष्क पांडु है, अजब बात है। वात पांडु रोग ऐसा ले सकते हैं, लेकिन शुष्क नाम से बताना ये काफी मुश्किल इस प्रकार का है। पांडुहारी हरितकी, कोरंटी पीली कटसरैया,
कोरंटी में काफी है, पीली भी होती है, वायलेट होती है, श्वेत होती है, किज्जड़, भृंगराज, शतावरी तथा पुनर्नवा। कोरंटो में शतावरी पुनर्नव, इतने सब तो पल लग रहा है यहाँ, 7-7 पल लेने हैं, तो प्रत्येक का चूर्ण 7-7 पल। इन सबों के विधिवत क्वाथ में हरित की 360 नग को अच्छी तरह पकावे। एतत्क्वाथे पचित समय हरितक्या शतत्रयम् यष्ट्याधिकम ततः शुष्कम गव्य दुग्धेन। शतत्रयम् 360 कहाँ से आए? सिर्फ 300 है। षष्ट्याधिक, हाँ हाँ। तो 360 हरितकी का पचन करे, तत्शुष्कम गव्य दुग्धेन पाचय। और सुखाकर गाय के दूध के साथ पकाए, गव्य दुग्धेन पाचय, ठीक है। इसके बाद सूख जाने पर धीरे धीरे गुठली को निकालकर तथा शुद्ध पारद 3 पल तथा शुद्ध गंधक 3 पल की कट को कज्जली बनाकर एक कढ़ाई में पिघलाए और परपटी निर्माण विधि के अनुसार परपटी बनाए। शोषयित्वा शनैर्ऋतौ वटिकाभिप्रपूरयेत् रसस्य त्रिफलं दत्त्वा गन्धके त्रिफलात्मके पक्वात् पातयेत् पात्रे चूर्णयित्वा ततः पुनः। शोषयित्वा शनैर्ऋत्वा वटिकाभिप्रपूरयेत्, थोड़ा अजीब है। गुठली को निकाल दे। इसका अर्थ नहीं हो रहा एक्चुअली। हाँ, निकाल दे तथा शुद्ध परत 3 पल शुद्ध गंधक 3 पल की कज्जली बनाकर एक कढ़ाई में पिघलाए और परपटी निर्माण विधि के अनुसार परपटी बनाए। इसके बाद परपटी को महीन पीसकर उसमें गुड़चीनी का सत्व 8 पल 400 ग्राम मिलाकर घोट ले तथा थोड़ा शहद मिलाकर 60 बट्टी बना ले। गुड़ची सत्वमादाय शुष्कम सत्वम पलाष्टकम चूर्ण तथा सर्व मधुना गुटिका किरे तास्तु सूत्रे समाबद्धा मधुभाण्डे निरीक्षपेत एकैकं भक्षे नित्यं शुष्क पांडु विनाशिनी। इस 60 बनाए कहाँ से आया? मधुना गुटिका किरे तास्तु सूत्रे समाबद्धा मधुभाण्डे विनिक्षपेत। और इसके बाद एक एक बट्टी एक एक हरितिकी में भरकर निर्मल सूत्र से बांध दे, फिर मधु के पात्र में छोड़ दे। इसके बाद उसमें से एक एक हरितिकी को प्रतिदिन भक्षण करे, शुष्क पांडु को नष्ट करती है। समझ में नहीं आ रहा एक्चुअली। शोषयित्वा शनैर्ऋत्वा वटिका भी प्रपूरयेत्। तो मुझे लगता है कि दूध में पाचन होने के बाद उसमें से जो अस्थि है हरितकी की गुठली जो है वो निकाल दे, तो ऊपर वाला वो इंटैक्ट रखे। तो पहले क्वाथ में पचन होगा, फिर दूध में पचन होगा, हरितकी अखंड ही रहेगी इस प्रकार से।
और वो पचन होने के बाद ये पारागंधक के अलग वटी बनाए, उसकी परपटी बनाए पारागंधक की, तो ये रस परपटी बनेगी पारा और गंधक की, वो अलग है। उसका चूर्ण कर ले, और फिर उसमें गुड़ुचि सत्व डाल के फिर चूर्ण कर ले, और फिर ये हरितके में भर दे, और फिर वो सभी मध में डाले, एक सूत्र में डालकर इस प्रकार के, और फिर निकाल कर एक एक हरितकी भक्षण करे वात पांडु के लिए। काफी अजीब योग है, लेकिन बना सकते हैं। हाँ। हाँ। और प्रत्येक का प्रमाण दिया है, ये एक अलग रहेगा। तो इसमें अगर सुरवारी हिरडा लेते हैं तो ज्यादा बेहतर इस प्रकार का रहेगा। और ये बड़े वाला इस प्रकार का हिरडा रहता है, हरड़ा रहता है, और उसमें से ये बीच वाला निकाल देना है, सुखाकर बीच वाला अंश जो है वो निकाल देना है। ये काफी मुश्किल काम लगता है, और जो आवरण है उसका छिलका है वो काफी पक जाने के कारण मृदु हो जाएगा। सुखाने के बाद क्या होता है देखना पड़ेगा। और उसको पहले काक में करके फिर शुष्क करके फिर दग्ध दुग्ध से पाचन करने, फिर शोषण कर ले, और फिर हाँ, शनैः ऋतु वटिका भी हरित की ही पूरे, तो ये ठीक है, वटिका से करेंगे ये। और ये वटिका कैसे बनानी है, तो मधुना गुटिका करें, तासु मधु भांडे में निक्षिपे। तो ये वटी के द्वारा हरितकी में प्रवेश करे, वटी का हरितकी में प्रवेश करे। कढ़ाई पनीर में परपटी बनाए, उसके बाद परवल महीन पीस कर गड़ुची सत्व डाले, घोट ले, शहद मिलाकर 60 वटी बना ले। अभी हरित की तो हमने 360 ली है। तो 60 वटी से क्या मतलब रहेगा, तो 360 वटी बननी चाहिए। अगर हर हरितकी में एक एक वटी डालनी है तो ये 150 ग्राम पारा और गंधक ये हुआ, और फिर इसमें 400 ग्राम गुड़ुचि सत्व होगा इस प्रकार से। तो एक रसपरपटी बन जाएगी, उसको पीस कर उसमें गुड़ुचि सत्व डाले, और फिर उसमें थोड़ा शहद मिला के 360 बटिया बनाए, ये ज्यादा बेहतर लगता है। 360 हरित की हमने ली है तो। और वो हरित की फिर मधु में छोड़ दे, सूत्र बांध कर। इस प्रकार सूत्र बांधने की क्या आवश्यकता है मालूम नहीं मुझे, और एक ही सूत्र में सभी हरितकियां डालनी है क्या, ये भी एक अलग इस प्रकार का इस प्रकार की बात रहेगी। और ये आया है वातज पांडु में, तो वैसे मध भी वात को बढ़ाने वाला है, और हरितकी भी वैसे अपतर्पण जाति की है। संतर्पण अगर पांडु रोग है तो ठीक है इस प्रकार से। और बाकी भी द्रव्य वैसे ज्यादा संतर्पण करने वाले इस प्रकार के नहीं, एक शतावरी को छोड़ा। तो भृंगराज, शतावरी, पुनर्नवा, ये सभी रसायन है, लेकिन काफी अलग इस प्रकार का है, तो करके देखे। इसमें अगस्त्य हरितकी में भी इस प्रकार से हरितकी को पाक में छोड़ देना है, और फिर उसमें से निकाल कर खाना है, इस प्रकार का बताया गया है। तो उसी प्रकार का भी ये रहेगा, और उसके आधार पर हम कुछ कर पाएंगे। तो मंगेश हो क्या तुम, हिरडा गुठळी काढावी, त्या पोकळीत ही गोळी भरून हरित
की दोन्हीही शकले दोऱ्याने बांधावी, वही है। वो निकाल कर उसमें ये वटी रखे इस प्रकार से। अब ये 400 ग्राम और 300 ग्राम, ये 700 ग्राम हो गए, और 360 हरितकी है हमारी। तो करीबन एक हरितकी में 200 ग्राम भरना है। दो ग्राम भरना है, 200 नहीं, 2 ग्राम भरना है। तो 2 ग्राम की भी काफी मात्रा है। तो हाँ, मैं मानता हूँ एक गुटिका बना के उसमें डालनी है। थोड़ा अजीब प्रयोग है, लेकिन करके देख सकते हैं। बाकी फलश्रुति में कुछ है ही नहीं, सिर्फ शुष्क पांडु, ये भी आज अलग बात है। पांडु शुष्क की बात कही गई है, वातज पांडु भी नहीं कहते हैं। तो ये थोड़ा अजीब है। तो ठीक है, पित्त पांडु रिगुटिका, पित्त पांडवरी प्रशस्य भागाश्चत्वारो। तो इसको कल लेकर आगे बढ़ेंगे। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयन्निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिन्दं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम्, वैद्यवर्गो हि नूनम्। तो ये जो फॉर्म भेजा गया है कल, तो कल सभी भेजे। Introductory course, a session about Cancer Holistic Guidance Forum, which will be conducted by Vidyanand, an online platform link with inside the form. कुछ लोगों का कहना है कि लिंक वहां पे दिखने, तो ये हमारी जो अभी की लिंक है वही लिंक है। Also forward this message along with the attached form to your friends who are interested. Thank you. तो इसमें लिंक है, वो दिखाई नहीं दे रही थी, ऐसा मनीष जोशी का कहना था कल। तो अगर ये दिखाई दे रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिखाई नहीं दे रही है तो थोड़ा सोचना पड़ेगा। या जीएसवीसी में हमारे लिए तो ये लिंक है ही, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओम शांति शांति शांति। When you fill form completely, then the link is shown. Okay. On submit page. Okay, ठीक है। तो ये देखिए किस प्रकार से करें, लेकिन सभी ज्वाइन हो जाए ऐसा मेरा मानना है। विरम्यते व्याख्यान व्यापारात्।